मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और मैंने अभी लगभग 2 टॉपिक शुरू के पढ़ाए हैं, प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो मुझे लगता है इन मैंने लगभग 10-11 लेक्चर लिए अब तक, और पूरे टॉपिक को मैंने समराइज कर दिया है। उसका एक पिन पॉइंट जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को मैंने कंक्लूड किया है। और क्लास की चूंकि शुरुआत हो चुकी है, और मैं चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके क्लास में आइए, ताकि हम लोग क्लास की शुरुआत कर सकें। आज हड़प्पा सभ्यता पे अंतिम लेक्चर है, और क्लास की शुरुआत करें हम लोग। तो थोड़ा सा एक बार 5 मिनट फटाफट रिकैप करते हैं। देखो, नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न और जो भी उसका बेसिक नगर और उनसे मिले हुए महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य जो कुछ भी है, मैंने लगभग कवर कर दिया है, लगभग कवर कर दिया है। और अब उन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे थोड़ा सा इसके कल्चर से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नगरों का जो कंस्ट्रक्शन पैटर्न है, आप देख रहे होंगे ये सड़कें हैं एक दूसरे को प्रॉपर वे में समकोण पर ही काटेंगी, है ना, एकदम सीधी सड़कें हैं, देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। अब जैसे पहला प्रश्न यही है क्या कि नगर अस्तित्व में आए होंगे, तो नगरों का अस्तित्व में आना और लगातार अपने अस्तित्व में बने रहना इस बात का संकेतक है कि इन नगरों की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं पर कुछ ठोस ग्रामीण संस्कृतियां मौजूद थीं, जिसके अधिशेष उत्पादन पर ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। नगरों में रहने वाली जो उपभोक्तावादी जनसंख्या थी, वो अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती थी, है ना। अब जैसे आपने ये पूछा है कि सर ये बताइए, ये प्रश्न आया था मेरे पास, फॉरवर्ड हुआ है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा के अस्तित्व के साक्ष्य खोजे जा सकते हैं? दास प्रथा, ध्यान दीजिएगा, हाँ खोजे जा सकते हैं। दास प्रथा के साक्ष्य खोजे जा सकते हैं, और मकानों की रूपरेखा कुछ ऐसे ही संकेत देती है। ध्यान दीजिएगा, मकानों की रूपरेखा, भवनों की जो रूपरेखा है, आपने ये भी ध्यान दिया होगा हड़प्पा से श्रमिक बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब ऐसी छोटी छोटी बैरकें हैं जिसमें एक आदमी बमुश्किल अपना जीवन यापन कर सके। फिलहाल ये अन्नागार और नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न ये दिखता है। प्री प्लान्ड वे में नगरों को कंस्ट्रक्शन वे में पहले प्लान करके और फिर डिस्कशन इसको किया है, इन लोगों ने बनाया है। आप देखिएगा कुछ बातें और मैं दिखा दूं। वो कालीबंगा से वृत्ताकार डिजाइन का इंटरसेक्टिंग सर्किल्स वाला जो फर्श मिला है, ये उसकी एकदम ओरिजिनल फोटोग्राफ है। आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये कभी कभी दिमाग में रहेगा कि कालीबंगा से वो इंटरसेक्टिंग सर्किल्स या प्रतिच्छेदी वृत्त अलंकरण युक्त जो फर्श मिला है वो कहां से मिला है, तो वो कालीबंगा से मिला है। अब हम लोग फटाफट कुछ चीजें डिस्कस करके और हम लोग आते हैं। ये देखिएगा, मिट्टी के पाइप वाली नालियां, है ना, मिट्टी के पाइप वाली नालियों के साक्ष्य कहां से हैं? तो ये मैंने आपको बताया था। आप लोग रिप्लाई कर दीजिए, और मुझे उम्मीद है आप लोग क्लास में आ चुके होंगे। चहुंदड़ों से हैं, है ना, मिट्टी के पाइप वाली नालियां, पकी मिट्टी के पाइप वाली नालियां चहुंदड़ों से हैं। और फिर एक बात यह थी कि लकड़ी को खोखला करके जो बनाया गया है नालियों के रूप में, उनका प्रयोग वो कालीबंगा से। एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, तो विजुलाइज हो जाएगा, तो चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। ये हड़प्पाई लिपि के बारे में है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आएगा। लिपि के बारे में मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कुछ चीजें, खूब ध्यान से आप देख रहे होंगे, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिपि भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक का मतलब अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये बात ध्यान दीजिए। एक बात तो यह है कि ये लिपि भाव चित्रात्मक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पिक्टोग्राफिक है, इसको इंग्लिश में कहा गया है पिक्टोग्राफिक, है ना।
पिक्टोग्राफिक है, भाव चित्रात्मक है। और ये वाला तो मैंने आपको इसकी ओरिजिनल फिगर दी थी, आपने ध्यान दिया हो अगर, तो धौलावीरा से मिलता है ये शिलालेख, है ना। और बाकी ये कुछ अक्षर हैं, विद्वानों ने वो कंक्लूड किया है कि क्या हो सकता है इसमें। तो एक बात की पिक्टोग्राफिक है, भाव चित्रात्मक है। दूसरी बात ये है कि अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी कि ये अपठित है, ये लिपि वर्तमान में अपठित है। ध्यान दीजिएगा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता अभी तक यही है, वर्तमान में इसका अपठित होना। यही एक रहस्यमय हमारे पास इतिहास का हिस्सा है। इस लिपि को पढ़ने के अब तक के समस्त प्रयास विफल हुए हैं। एक बात, दूसरी बात ये कहा जा सकता है कि इसमें न्यूनतम विद्वान इस बात पर लगभग सहमत हैं, न्यूनतम 250 से 400 वर्णाक्षर इसमें हो सकते हैं। ये माना जा सकता है कि इसमें न्यूनतम, लेकिन अभी वर्णाक्षरों की संख्या फिक्स नहीं है। वर्णाक्षरों की संख्या फिक्स नहीं है, एक खास बात यह है। दूसरी बात यह है, लिपि का जो प्रथम नमूना है, प्रथम नमूना कब मिला था, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम नमूना 1853 में मिला था, 1853 ईस्वी में, है ना। और संपूर्ण लिपि जो प्रकाश में आई वो हमारे पास 1923 ईस्वी में संपूर्ण लिपि प्रकाश में आई। ये बात ध्यान देना होगा। एक बात ये भी कही गई है कि ये बताइए इस लिपि को संभवतः कैसे लिखा गया होगा। ये केवल अनुमान है। बेस्त्रोफेदन शैली में लिखा गया है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है कि संभवतः इस लिपि को बेस्त्रोफेदन शैली में लिखा गया है। इसी को कहा गया है जिगजैग पैटर्न में लिखा गया है। इसी को कहा गया है गोमूत्रिका शैली में लिखा गया है। जिगजैग पैटर्न भी आप इसको दिमाग में रखिएगा, भी मैं बता देता हूं। जिगजैग पैटर्न या फिर कहते हैं गोमूत्रिका शैली में लिखा गया होगा। ये है क्या, तो इसका मतलब ये है प्रथम पंक्ति संभवतः दाएं से बाएं, अगली पंक्ति बाएं से दाएं, ऐसे लिखी गई है ये, है ना। तो ये लिपि के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पढ़ने के समस्त प्रयास विफल हुए। अब यहां पर एक बात ये आती है, क्या हड़प्पा वासी साक्षर थे, तो हाँ साक्षर थे। ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हड़प्पा वासी साक्षर थे, हाँ हड़प्पा वासी साक्षर थे। क्या हड़प्पा वासियों को गणितीय ज्ञान था, तो कम से कम हम इतना कह सकते हैं कि 6 तक की गिनती तो आती ही होगी उनको। आप कहेंगे सर कैसे, अभी आप पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए, मैंने बताया था पांसे मिले हैं, घनाकार पांसे हड़प्पा से मिले, और 6 तक की गिनती का तो कम से कम ये मामला हो ही सकता है। एज वेल वो उनके बांट हैं, उनके मानकीकृत पैमाने हैं, तो मतलब ये है कि उनको गणितीय ज्ञान की भी बहुत थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है एज वेल। ये ध्यान रखिएगा कि साक्षर हैं। तो कुल मिला के लिपि के बारे में आपने ये इतनी बातें याद रखनी है। कम से कम इतना तो याद ही रखिए कि वो पहला नमूना कब अस्तित्व में आया, हमारे संज्ञान में आया, तो 1853 ईस्वी में आया है, और संपूर्ण लिपि हमारे पास 1923 में हमारे संज्ञान में आ गई। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जैसे चूंकि अभी तक लिपि को पढ़ा नहीं गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वर्तमान में सबसे बड़ी विशेषता इसका अपठित होना ही है। ये बात ध्यान रखिएगा। और कभी ये मत समझ लीजिएगा कि बेस्त्रोफेदन एक लिपि है, ये बिल्कुल गलत बात है। बेस्त्रोफेदन ऐसा माना जाता है, इसको लिखने की एक शैली है। कभी कभी ऐसे भी एक प्रश्न आया है कि ये बताइए अशोक का कौन सा अभिलेख बेस्त्रोफेदन शैली में लिखा गया है। जवाब देंगे क्या, अशोक का कौन सा अभिलेख बेस्त्रोफेदन शैली में लिखा गया है? अगर आपको याद आ रहा हो तो आप बताइएगा। लेकिन अभी मैं हड़प्पाई लिपि पर यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं। 2 विद्वानों का नाम आता है, एक विद्वान है लैग्डेन और दूसरे हैं हंटर। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों विद्वानों का नाम याद रखिएगा, एक लैग्डेन और एक है हंटर। विलियम हंटर का नाम ऐसे याद रख सकते हैं। इन दोनों विद्वानों ने
ये कहा है कि हड़प्पाई लिपि, ये व्यक्तिगत मत है उनका, ये ध्यान रखिएगा, और इसको अभी सर्व स्वीकार्यता नहीं मिली है। ये व्यक्तिगत मत है और इसको अभी सर्व स्वीकार्यता नहीं मिली है। लैंगडन और हंटर कहते हैं ये ब्राह्मी लिपि का मूल हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे मैंने आपसे बहुत सारे व्यक्तिगत स्टेटमेंट विद्वानों के डिस्कस किए हैं जिसको कि सार्वभौमिक रूप में नहीं माना जाता है, ये अमान्य मत है। लैंगडन और हंटर ये मानते हैं हड़प्पाई लिपि ब्राह्मी लिपि का मूल हो सकती है, ऐसा कहते हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत मत है, मैं एम्फेसिस कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं। जबकि एक टीएन रामचंद्रन सर का नाम याद आया होगा आपको, टीएन रामचंद्रन जो पशुपति शिव वाली मुहर के लिए एक बात कहते हैं कि ये सोमदेव हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उनका अपना व्यक्तिगत मानना है, जिस भी आधार पर उन्होंने कहा हो। तो टीएन रामचंद्रन सर हड़प्पाई लिपि को संस्कृत भाषा का मूल मानते हैं। एक बात ये भी ध्यान दीजिए, ये दो व्यक्तिगत मत हैं, आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो सकते हैं, है ना। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अपने नगरों के कंस्ट्रक्शन पैटर्न पे फटाफट आ जाते हैं। और फास्ट ट्रैक मैं रिवाइज करा देता हूं। दो हड़प्पाई नगरों का विभाजन दो खंडों में है, बताया था। जो नए छात्र जुड़े हैं पहला लेक्चर देख लेंगे। पश्चिमी टीला छोटा है, दुर्ग टीला है, सुरक्षा प्राचीर से घिरा है। कालीबंगा का निचला नगर भी एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा है। दुर्ग टीला हमेशा पश्चिम में है, लोथल का दुर्ग टीला पूर्व में है। संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। अगर ये कहा जाए कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, किस नगर में है, तो वो लोथल और सुरकोटदा में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दुर्ग टीला पूर्व में केवल लोथल में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। त्रिखंडीय योजना 3 नगरों में विभाजन है, तो वो धौलावीरा का है। फिर ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा का निचला नगर एक पृथक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। एक पल्ले के किवाड़ और पक्की सड़कों का साक्ष्य एकमात्र कालीबंगा से है। ध्यान रखिएगा, सड़कें हमेशा ध्यान रखिएगा कच्ची हैं। पक्का करने का एकमात्र प्रयास कालीबंगा में मिला है। ध्यान दीजिएगा, दरवाजे हमेशा सहायक गलियों की ओर खुलते हैं और मुख्य सड़क की ओर केवल एक नगर के दरवाजे खुलते हैं और वो है लोथल। ध्यान रखिएगा, समाज में किसी भी दशा में पर्दा प्रथा और वर्ण व्यवस्था के प्रचलन के साक्ष्य हमारे पास नहीं है। नगरों से जुड़े हुए कुछ और तथ्य हैं, बहुत फास्ट ट्रैक हम लोग करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें अभी डिस्कस करनी है और ये सब मैं एक बार बहुत आराम से पढ़ा चुका हूं। इस पर मैंने कम से कम 1.5 घंटे के 2 लेक्चर लिए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। दीनहीन बस्ती कालीबंगा को कहा गया है, क्यों? क्योंकि भवन कच्ची ईंटों के हैं। समृद्ध लोगों का नगर बड़ावली को कहा गया है, मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर एक बड़ी बात है शेफील्ड ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपको पता चल पा रहा है, चहुंदड़ो है, ये ध्यान दीजिएगा। लेक सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, झीलों का नगर धौलावीरा है। अर्ध औद्योगिक नगर हड़प्पा है। एक्रोपोलिस लोथल के या एथेंस का दुर्ग या यूनानी दुर्ग लोथल के दुर्ग टीले को कहा गया है, ऐसा राव सर कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी बात है, हड़प्पा सभ्यता में जो अब ध्यान दो, इतने बड़े नगर हैं, इतने बड़े नगर और कोई भी व्यवस्था, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहां पे, बिना किसी सक्षम प्रशासनिक केंद्रीय नियंत्रण के चल नहीं सकती, एक बात। दूसरी बात यह है कि नगरों में साफ सफाई की व्यवस्था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरों में साफ सफाई की व्यवस्था, नालियों का प्रबंधन, जल निकास का प्रबंधन, है ना, ये सब कुछ ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान नगर महापालिका जैसी संस्था उस समय अस्तित्व में अवश्य रही होगी। कोई ना कोई ऐसी वर्तमान नगर महापालिका जैसी कोई ना कोई संस्था अवश्य रही होगी जो इन नगरों के प्रबंधन, साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखती है। जैसे आज के नगरों के लिए नगर महापालिका सफाई और नाली वगैरह का प्रबंधन ऐसा करते हैं। तो क्या बोले, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में नगर महापालिका जैसी कोई संस्था विद्यमान रही होगी? बिल्कुल रही होगी, बिल्कुल कह सकते हैं। इस बात के हमारे पास एविडेंसेस हैं। एज वेल प्रशासन कैसा रहा होगा, तो ध्यान देने की बात है
किसी भी दशा में हड़प्पा सभ्यता के नगरों का प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। स्वरूप स्पष्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रशासन, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा नगर नियोजन और एक ऐसी व्यवस्था जो लगभग 6 शताब्दियों तक बिना किसी व्यवधान के चलती रही, तो निश्चित तौर पे ये दिखाई पड़ता है कि इनका नियंत्रण, इनका प्रशासन किसी न किसी सक्षम प्रशासनिक संस्था के द्वारा, सक्षम लोगों के द्वारा किया जाता रहा होगा। तो लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या था वो स्पष्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्पष्ट नहीं है। अगर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप हम एक शब्द में डिफाइन करें तो ध्यान दीजिएगा, ओलिगार्की कह सकते हैं, जिसमें कुछ विशिष्ट लोगों का समूह, वैसा कह सकते हैं, शासन और प्रबंधन देखता है। बोले कि हड़प्पा सभ्यता के, ये प्रश्न कहीं ना कहीं पर आया है हायर कमीशन वगैरह में, कि ये बताइए हड़प्पा सभ्यता के नगरों का प्रशासनिक स्वरूप एक शब्द में परिभाषित करना हो तो क्या कह सकते हैं, तो इट इज ओलिगार्की। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रशासन का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसे मॉर्टिमर व्हीलर साहब का एक बड़ा स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि प्रशासन का स्वरूप कैसा भी रहा हो, लिख लीजिए आप चाहे इसको, और चाहे फिर बाद में लेक्चर को रिवाइंड करके कई कई बार आप सुन सकते हैं, प्रशासन का स्वरूप कैसा भी रहा हो लेकिन उसमें धर्म की प्रधानता थी। ये स्टेटमेंट किसका है, तो वो मॉर्टिमर व्हीलर साहब का है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर एक बात है, विशाल प्रवेश द्वार अगर कहाँ है तो वो 2 नगर है, धौलावीरा और सूरकोटदा, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा, है ना। फिर एक बात है कि ये नगर जो भी है हड़प्पा सभ्यता के, सभी नगर, बहुत ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने 2-3 बातें बता दी। नगर महापालिका है, दास प्रथा के साक्ष्य है, पर्दा प्रथा और वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य नहीं है। फिर ध्यान दीजिएगा, इन सभी नगरों के कंस्ट्रक्शन पैटर्न में, आधारभूत विन्यास में एक अद्भुत समानता दिखाई पड़ती है। ये बात दिखाई समझ में आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि इस एक रूपता आधारभूत विन्यास में जो दिखाई पड़ती है, उसकी आलोचना किसने की है, तो ध्यान रखिएगा, वो स्टुअर्ट पिगट हैं। इन नगरों के कंस्ट्रक्शन पैटर्न में, इन नगरों के बसाव की आधारभूत प्रक्रिया और विन्यास में जो एक रूपता दृष्टिगत होती है, उसकी आलोचना किसने की, तो पता है स्टुअर्ट पिगट। और मैंने फिर पहले लेक्चर में भी बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। वो कहते हैं ट्विंस कैपिटल ऑफ बिग एम्पायर, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, इट इज बाय स्टुअर्ट पिगट। यहां तक तो बात समझ में आती है। और एक बार हायर कमीशन में और शायद नेट में भी ये पूछा गया कि किसने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां नहीं थी, या फिर ये स्टुअर्ट पिगट की जो कॉन्सेप्ट, जो संकल्पना है, उसका विरोध किसने किया, तो वो है आल्चेन। आप ध्यान रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, एक बड़ी बात है। और फिर एक मैंने भी बताया कि कालीबंगा की पहचान तीसरी राजधानी के रूप में की गई है। कालीबंगा की पहचान तीसरी राजधानी के रूप में की गई है। HD सांकलिया सर, दशरथ शर्मा सर, है ना। और अगर आप दशरथ शर्मा सर को तभी चुनिएगा जब सांकलिया सर ना मिले। बात समझ में आ रही है, तो ये बातें भी आपको क्लियर हो रही होंगी। एक विशेष बात जो और मैंने आपसे डिस्कस करी थी, आज फिर समाप्त कर दे रहे हैं। बढ़ावली एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी नगर योजना चेस बोर्ड पैटर्न को फॉलो अप नहीं करती है, स्टार शेप्ड पैटर्न को या फिर तारांकित पद्धति को फॉलो अप करती है। और एक बात यह है कि दुर्ग टीला बाउंड्री से घिरा हुआ है और बाउंड्री के बाहर खाई भी है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। एक बड़ी बात है, मैंने अभी आपसे बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो पश्चिमी टीले हैं वो दुर्ग के रूप में हैं, और जो धौलावीरा है उसकी नगर योजना त्रिखंडीय है। तो वो कही गई है ऋग्वेद के त्रिपुर, किस नगर की जो योजना है वो ऋग्वेद के
त्रिपुर की जो संकल्पना को अनुसरण करती है। फिर ध्यान दीजिएगा वो धौलावीरा है, लेकिन एक बात और यहाँ पे आ रही है, विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल सर का नाम याद रखिएगा। वो क्या कहते हैं, सैंधव दुर्गों की पहचान ऋग्वेद में वर्णित असुरों के दुर्गों से करते हैं। ये सब प्रश्न अब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये सब प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान परीक्षा की पद्धति और उसके जो स्वरूप, उसके परीक्षा के पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति लगातार बदल रही है। और हमेशा की तरह बताना चाहता हूं, अगर आप चाहें, इस समय अब रिवीजन में बहुत समय नहीं बचा है। हम लोगों का एक ऑनलाइन अलग से प्रैक्टिस बैच और एक क्रैश कोर्स की अनाउंसमेंट हुई है जो 30 मार्च तक चलेगा। और आपके प्रैक्टिस के लिए ये टॉपिक वाइज अमृत कलश पुस्तिका है। इसमें टॉपिक वाइज 3000 प्लस, लगभग 3400 के आसपास प्रश्न है, टॉपिक वाइज है। आप चाहें तो इस पुस्तिका को अपनी प्रैक्टिस की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत मर्जी और विवेक पर निर्भर करता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप इस पुस्तिका के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस पुस्तिका के कुछ पन्ने पीडीएफ के रूप में आप मंगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा वासियों का मुख्य उद्योग क्या रहा होगा, ईंट निर्माण उद्योग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मतलब हड़प्पाई नगरों के कंस्ट्रक्शन में, उनके निर्माण में अरबों ईंटें लग गईं, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि हड़प्पा वासियों का मुख्य उद्योग क्या था, मुख्य उद्योग तो वो है ईंट निर्माण उद्योग। एक बात है ना। शिल्पकारिता का जो अगर कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, नगरों से ये सब जुड़ा हुआ है, तो वो मृद्भांड निर्माण उद्योग है और शिल्पकारिता मोहरे कला के क्षेत्र में सर्वोत्तम उनकी उपलब्धि मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज जवाब नहीं दूंगा, अगर जानना है, जिनको नहीं पता है तो फिर पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे। मुझे बताइएगा, मृद्भांड निर्माण उद्योग के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। एक बात, विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृद्भांड कहां से मिलते हैं। तुरंत जवाब आना चाहिए। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आपको टाइप करने के लिए। बताइए, विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृद्भांड कहां से मिलते हैं। क्योंकि अब मैं जवाब नहीं दूंगा, आपको जवाब चाहिए तो पिछले लेक्चर्स में जाइए, अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो। मृद्भांड निर्माण उद्योग के साक्ष्य कहां से मिले आपको पता होना चाहिए। और फिर आगे ध्यान दीजिएगा, उनका जो व्यक्तिगत व्यवसाय रहा होगा ज्यादातर लोगों का, तो हम ये कह सकते हैं वो राजगिरी था। राजगिरी क्योंकि इतने बड़े नगर बने हैं, कैसे बने होंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे चलते हैं और अब कुछ विशेष बातें हैं। नगरों के बारे में सारी चीजें आपकी पता हो गई। सामाजिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, लिपि के बारे में जान लीजिए। लिपि तो मैंने अभी बता दिया आपको सब कुछ। और थोड़ा सा धार्मिक विश्वास के बारे में जान लीजिए और फिर उत्थान और पतन के बारे में जान लीजिए। और ये टॉपिक हम लोगों का लगभग आज समाप्त हो जाता है। और फिर हम लोग कुछ इस पे अभी कुछ अगर कुछ डिस्कशन होगा तो हम लोग प्राइवेट चैनल पे जो लड़के जुड़े हुए हैं, बहुत से छात्र जुड़े हुए हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बात ये आ रही है हड़प्पाई समाज, है ना। समाज के बारे में बात करें तो सामान्य तौर पे क्या कह सकते हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था के प्रचलन के साक्ष्य हैं। नहीं है, वर्ण व्यवस्था के प्रचलन के साक्ष्य नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट के लिए डाइवर्ट करूंगा। वर्ण व्यवस्था के प्रचलन का, जो वर्ण व्यवस्था की संकल्पना का जो पहला एविडेंस है वो कहां मिलता है। तो ये आपको पता है, वो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, बढ़िया से पता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है। और ये भी पता है वो पुरुष सूक्त है ना, पुरुष सूक्त है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ बैठे हुए हैं तो प्लीज आप रिप्लाई करेंगे तो हम थोड़ा सा समझ पाएंगे कि हाँ आप थोड़ा सा एक्टिव हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की संकल्पना के प्रचलन के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं।
और अगला स्टेटमेंट ये है कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द वर्ण व्यवस्था के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत बात है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में आया है, गौर वर्ण और श्याम वर्ण। फिर अगली बात यह आती है कि ये बताइए कि वर्ण शब्द वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में कहां आता है, तो वो आता है शतपथ ब्राह्मण में। ध्यान दीजिएगा, एक बात और आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अब मेरी क्लास रेगुलर थोड़ा सा इधर नहीं आएगी यूट्यूब पर, वो हम लोग कभी कभी मिलते रहेंगे, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ऐसे मिलते रहेंगे, अल्टरनेट मिलते रहेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी मैं जो विशेष कक्षाएं हैं वो हम लोगों की प्राइवेट चैनल पे ट्रांसफर हो रही हैं। बहुत सारे छात्रों ने अपना नामांकन कराया है, 90 लेक्चर्स तक, परीक्षा तक आप रिवीजन और फास्ट ट्रैक उसमें पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमारे क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर ध्यान देना कि क्या हड़प्पाई, हाँ, इसका मतलब ये है कि हड़प्पाई समाज में हमें अभी वर्ण व्यवस्था के प्रचलन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ये जो सामाजिक विभाजन का जो आधार था वो आर्थिक घटक रहे होंगे, आर्थिक घटक रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि समाज में एक विशिष्ट वर्ग रहा होगा और एक सामान्य वर्ग रहा होगा। ये कह सकते हैं कि एक विशिष्ट वर्ग है और एक मध्यम वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है, ऐसा कह सकते हैं। विशिष्ट वर्गों के साक्ष्य हमारे पास दुर्ग टीले में खूब बढ़िया मिले हैं, 30 कमरों तक के मकान हैं और दूसरी तरफ श्रमिक आवास है, छोटी छोटी बैरकें हैं। तो मैंने बताया कि हाँ, ये दास प्रथा के प्रचलन का एविडेंस हो सकता है। एक विशिष्ट वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है, इनके बीच में ये एक मध्यम वर्ग की संकल्पना रही होगी जो शिल्पकारिता करते होंगे, कृषक रहे होंगे। एक बात है ना, ये विभाजन हमारा आर्थिक घटकों पर आधारित है। एक बात, दूसरी बात ये है, बहुत स्पष्ट तौर पे ध्यान रखिएगा, किसी भी दशा में अगर ये कहा जाए कि हड़प्पाई समाज साक्षर था या निरक्षर था, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि हड़प्पाई समाज साक्षर था। क्यों? क्योंकि लिपि मिली है। मतलब समाज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पहले आप ये कल्पना कर दी, क्या पढ़ते हैं, पहले वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं तो वर्ण व्यवस्था नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है ना, पर्दा प्रथा नहीं है, फिर सती प्रथा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा ये सारी बातें, सती प्रथा नहीं है। फिर एक बात यहां पर एक व्यक्तिगत जो मत आ जाता है वो ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल में किसने सती प्रथा के प्रचलन का एविडेंस या उसका राय दी है, उसका वक्तव्य दिया है, तो वो एसआर राव सर है। एसआर राव सर का ही अपना व्यक्तिगत मत है कि वो लोथल में शायद सती प्रथा के प्रचलन का एविडेंस है, वो युगल समाधियां है। ये उनका अपना व्यक्तिगत मत है। आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। रेशम है क्या? नहीं है। तो रेशम नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था, फिर पर्दा प्रथा, फिर सामाजिक परंपराओं की सती प्रथा, फिर समाज की साक्षरता और निरक्षरता, फिर उनके वस्त्र, उनका खान पान, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, उनका खान पान, उनका मनोरंजन, है ना, सब कुछ आना चाहिए। तो अब जैसे जब रेशम का साक्ष्य नहीं है तो उनके वस्त्र सूती ही हैं, ध्यान दीजिएगा, वस्त्र सूती होंगे, रेशमी वस्त्रों के साक्ष्य कदापि नहीं है हड़प्पा सभ्यता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता में रेशमी वस्त्रों के साक्ष्य नहीं है किसी भी दशा में। सूती वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्रों की संकल्पना हम मान सकते हैं कि जानवरों की खाल और जानवरों के बाल से बने हुए वस्त्र पहने जाते होंगे, ये हम मान सकते हैं, लेकिन रेशमी वस्त्र नहीं है। फिर एक बात ये आ गई
कि वस्त्र सूती जो भी हैं कहां कहां से मिले हैं ये भी आपको पता है। मोहनजोदड़ो से भी हमारे पास सूती वस्त्र के साक्ष्य हैं। और एक खास बात यह है कि वस्त्र सिले हुए भी हैं और ज्यादातर वस्त्र बिना सिले हुए हैं। ध्यान देना, बिना सिले हुए वस्त्र, जैसे आपने देखा था वो पुरोहित का सिर, वो एक शॉल ओढ़े हुए बिना सिला हुआ वस्त्र है ना। महिलाएं साड़ी पहनती हैं, बिना सिला हुआ वस्त्र है। पुरुष धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, बिना सिला हुआ वस्त्र। तो वस्त्र सिले और बिना सिले हुए दोनों हो सकते हैं, लेकिन बिना सिले हुए वस्त्रों के साक्ष्य हमारे पास मृण मूर्तियों में ज्यादा से हैं। खान पान उनका आपको पता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों रहे होंगे। शाकाहारी मांसाहारी दोनों रहे होंगे। हमारे पास कुल 9 फसलों के अभी तक साक्ष्य मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास कितनी फसलों के साक्ष्य हैं, तो 9 फसलों के साक्ष्य अभी तक हमारे पास हैं। फसलों के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, कहिए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफाइन करने की अब जरूरत नहीं है। जैसे जौ, चावल, ये सब मैंने बताया है कहां कहां से मिला है। ध्यान दीजिएगा, फसल के संदर्भ में ये पूछा जाता है कि कृषि सत्र उनका कैसा रहा होगा, एग्रीकल्चरल सेशन कैसा रहा होगा, तो वो वर्तमान संदर्भों में नवंबर टू अप्रैल रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान संदर्भों में, वर्तमान में रिपीट कर रहा हूं, वर्तमान संदर्भों में। इसका मतलब क्या है, बाढ़ पर आधारित है उनका एग्रीकल्चरल सेशन, बाढ़ पर आधारित है ना। तो बाढ़ें आती थी, बाढ़ें उतर जाती थी, तो ये बाढ़ अक्टूबर तक उतर जाती है, सितंबर अक्टूबर तक बाढ़ उतर जाती है बारिश के बाद, और फिर वो नवंबर के आसपास, वर्तमान संदर्भों में बात कर रहा हूं, बाढ़ के उतरने के बाद वो अपनी फसलें बोते थे और फिर उधर काट लेते थे। गर्मी में ये ध्यान रखिएगा, उनके पास गर्मी वाली फसलें भी हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब भी वो उगाते थे, है ना। कुल मिला के ये ठीक है। फिर आगे ध्यान रखिएगा, मनोरंजन की बात आती है तो डिफाइन कर लीजिए, इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है। इंडोर गेम्स में और आउटडोर गेम्स में ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पासे का खेल है, हमारे पास हड़प्पा से पासे मिले हैं, लोथल से शतरंज की गोटियां मिली हैं। ध्यान दीजिएगा, इंडोर गेम्स का साक्ष्य है ये। आउटडोर गेम्स में हमारे पास धौलावीरा और जूनी कुरन से स्टेडियम मिला है। ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा और जूनी कुरन से स्टेडियम मिला है। इसका क्या मतलब है, आउटडोर गेम्स से भी परिचित है। खेल की प्रतियोगिताएं होती रही होंगी। बच्चों के लिए किस्से, कहानी और गीतों का भी हमारे पास एविडेंस है। वो किस्से कहानी का मतलब, वो जैसे लोथल से वो चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी का दृश्यांकन मिलता है, हड़प्पा से वो प्यासे कौवे की कहानी का। तो ये कहानियां बच्चों को आज भी सुनाई जाती रही हैं हमेशा से, और ये तो इसका मतलब है कि ये कहानियां, किस्से कहानियां, लोक कथाओं का प्रचलन भी था। नृत्य और गायन की परंपरा थी, हाँ थी। क्यों? क्योंकि वो कांस्य नर्तकी की मूर्ति हमारे पास, डांसिंग गर्ल की मूर्ति है। इसका मतलब क्या है कि वो नृत्य और गायन की परंपरा थी, और आज भी है नृत्य गायन। फिल्म में उसका विकसित रूप है। आप यही सब मनोरंजन करने के लिए वहां पे जाते हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने मिले हैं, जिनके मैंने बताया था, सुरकोटदा से एक पहिएदार मिट्टी का वृषभ मिला है, उसके पैर की जगह पहिए लगे हुए हैं। ये आपको याद होगा, बताया था मैंने कि वो पहिया लगा होता है उसमें, तो वो गले में रस्सी बांध के, डोरा बांध के उसको खींच के चलाते हैं। तो मतलब ये कि मनोरंजन के साधन भी हैं, लिपि भी है, वस्त्र भी है, खान पान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है ना। सारी बातें लगभग, और फसलों के संदर्भ में क्या क्या एविडेंस मिला है, कहां कहां से मिला है, ये आपको हमारे पिछले लेक्चर्स में एक बार जाकर के देखना होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आपको बता देता हूं। तो विशेष बात है, समाज की बात हो रही है, तो उसमें फिर ये आता है, मृतक संस्कार की बात आती है। तो मृतक संस्कार के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं। ये कहते हैं कि सामान्य तौर पर मृतकों के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रचलित थी, तो ध्यान रखिएगा, आपको लगाना पड़ेगा दाह संस्कार। दाह संस्कार सर्वाधिक प्रचलित था। आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, जिस आधार पे हमारे पास लोगों की जनसंख्या के आंकड़े अनुमानित हैं, जैसे फेयर सर्विस सर ने मोहनजोदड़ो की जनसंख्या लगभग 41,000 के आसपास, हड़प्पा की जनसंख्या लगभग 23,500 के आसपास उन्होंने एनालिसिस की है। उस हिसाब से हमारे पास अभी तक कब्रिस्तान या शवाधान नहीं है।
तो जो सर्वाधिक लोकप्रिय विधि थी शवाधानों की अंतिम संस्कार की, वो है दाह संस्कार। इसके बाद आपको ये पता है कि दूसरा जो विधि है वो पूर्ण समाधिकरण की है ना। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है बॉडी को दफना देना। बॉडी को दफनाना तो आपको पता है, जैसे हड़प्पा से सेमेट्री एच है ना, R37 है, यहाँ से कब्रिस्तान मिले हैं, यहाँ से ताबूत वाला शव मिला है सेमेट्री एच से। ये सब मैंने एक बार बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको, आज केवल मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। और एज वेल लोथल से और कालीबंगा से हमारे पास युगल समाधियां मिली हैं, ये बात भी एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोथल और कालीबंगा हैं, युगल समाधियां मिली हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ध्यान दीजिएगा, रोपड़ में मानवीय शवाधानों के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लोथल में एक ही कब्र में 3 शव भी मिले हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न बन सकते हैं। लोथल में एक कब्र ऐसी भी मिली है जिसमें बकरे के साथ मानवीय शवाधान को रखा गया है। ये सारे प्रश्न बहुत फास्ट ट्रैक में आए हैं और मैंने कई कई बार डिस्कस किया है। तो ये पूर्ण समाधिकरण की बात हो गई, यानी बॉडी को पूरा दफना देना है ना। फिर ये कह रहे हैं आंशिक शवाधान, पार्शियल बरियल, तो ये एक बड़ी बात हो गई। आंशिक शवाधान का मतलब है बॉडी को खुले स्थान में छोड़ देना। ये परंपरा आज भी पारसी समाज में प्रचलित है ना। वहां पर एक टावर ऑफ पीस होता है जिसमें बॉडी को ले जाके रखते हैं और चील कौवे वगैरह बॉडी को खा जाते हैं। वो इस संकल्पना पे आधारित है कि मनुष्य का जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है ना। वो ऐसा कहते हैं, कहीं पढ़ा भी है आपने कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्वयवचनम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो हमारा जन्म मनुष्य का परोपकार के लिए होता है। बोले मरने के बाद भी ये शरीर किसी का अगर पेट भर सकता है तो वो बॉडी को रख देते, जानवर खा गए, कुछ बची हुई हड्डियां मिल गई तो उसको ले जाके वो दफना देते थे। तो आंशिक शवाधान का मतलब है बॉडी को खुले स्थान में छोड़ देना। चील कौवे वगैरह खा लेते थे शरीर के मांस को, बची हुई अस्थियों को ले जाके वो दफनाते थे। एक बात आंशिक शवाधान। इसके बाद मैंने आपको बताया था कलश शवाधान। जैसे आपने देखा होगा सुर को कोटदा से मिलते हैं कलश शवाधान, है ना। तो इसमें क्या है, बॉडी को जला दिया, इसको मिश्रित विधि कह सकते हैं। मिश्रित विधि, जलाया भी और दफनाया भी, है ना। बॉडी को जला दिया, बची हुई राख और अस्थियों को कलश में रख के और घर के अंदर ही दफना देते थे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो कलश शवाधान, पॉट बरियल्स आपको पता है। सिंबॉलिक बरियल, प्रतीकात्मक समाधियां आपको पता है कि वो जिसमें केवल प्रतीक रूप में समाधियां बनाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा में मिली हैं ऐसी 6 कब्रें और दैमाबाद में मिली हैं ताम्रपाषाण काल में, जिसमें बॉडी नहीं मिली है, कंकाल नहीं मिला है, कुछ राख और कुछ अस्थियां ऐसे मिली हैं। तो प्रतीकात्मक समाधियां भी बनाई गई हैं। तो ये तुम्हारा मृतक संस्कार से जुड़ा हुआ समाज का एक ऐसा पहलू है जो आपको जान लेना चाहिए। वो धर्म के सेशन में भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो कम से कम पहले एक सिरे से चलते चले और फिर वो चीजें खत्म हो जाए। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब अगला सेशन, इसमें हम लोग धर्म के संदर्भ में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, धर्म के बारे में 2 विशेष बातें ध्यान रखना। जैसे एक सैद्धांतिक पक्ष है और एक व्यवहारिक पक्ष है ना। उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष है और एक व्यवहारिक पक्ष है। तो जो सैद्धांतिक पक्ष है और एक व्यवहारिक पक्ष है ना। अब मामला क्या है, वो ये है कि हम हड़प्पा वासियों के धर्म के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस संदर्भ में हमारे पास कोई भी पठित सामग्री जो उपलब्ध है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये सैद्धांतिक पक्ष की जानकारी हमारी शून्य है और व्यवहारिक पक्ष की जानकारी न्यूनतम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो लोथल और कालीबंगा से हमारे पास, लोथल है, कालीबंगा है, बड़ावली है, यहां से अग्निवेदियां मिलती हैं हमारे पास, है ना। तो अब क्या है, इससे क्या पता चलता है? व्यवहारिक पक्ष अग्निवेदियां मिलती हैं।
तो अब ध्यान दो, इससे क्या पता चलता है? व्यवहारिक पक्ष न्यूनतम पता चलता है कि संभवतः समाज में यज्ञ हवन की परंपरा रही होगी, अग्निवेदियां मिली हैं। ये व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष हमें नहीं पता। क्या? क्योंकि इस कर्मकांड, इस अनुष्ठान को परफॉर्म करने की विधियां क्या थी, वो इस अनुष्ठान को, इस यज्ञ अनुष्ठान को, इस हवन को कैसे परफॉर्म करते थे, किन मंत्रों और किन शब्दों का उच्चारण करते रहे होंगे, है ना, ये हमें नहीं पता है। तो सैद्धांतिक पक्ष की जानकारी हमारी शून्य है और व्यवहारिक पक्ष की जानकारी न्यूनतम है। तो जैसे एक सामान्य बात है, ये आपने देखा कि अग्निवेदियों की परंपरा है, यज्ञ और हवन की परंपरा है, मात्र देवी की पूजा की परंपरा है। आपको पता है सारी बातें, बहुत ज्यादा इसमें अब टाइम नहीं हम लोगों को देना है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मात्र देवी की पूजा की संकल्पना पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में है, पूरी हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में नहीं है। क्यों? उसका रीजन ये है कि भारतीय क्षेत्रों में स्थित स्थलों में मात्र देवियों की मूर्तियां अपवाद स्वरूप केवल और केवल 2 बड़ावली से मिलती हैं। तो इसका यह मतलब है, किसी भी दशा में मात्र देवी की पूजा की संकल्पना थी तो, लेकिन वो सभी जगह सार्वभौमिक रूप से इसका प्रचलन था, ये हमें नहीं पता है ना। तो अब क्या है कि मात्र देवियां मिली हैं, तो सैद्धांतिक पक्ष फिर नहीं पता हमको मात्र देवियों का, कि उनकी पूजा वो किस रूप में करते थे, किन देवियों के रूप में करते थे, ये नहीं पता हमें। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो वो कॉन्सेप्ट है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की संकल्पना, ये कह सकते हैं सिंधु सभ्यता से ही प्रवाहित हुई थी। एक बात है ये। और दूसरी बात ये है कि हम जैसे नारी की पूजा, माँ की पूजा 2 रूपों में करते हैं, ध्यान देना, एक सौम्य रूप में करते हैं और एक रौद्र रूप में करते हैं। माँ की पूजा हमारे यहाँ 2 रूपों में होती है। एक सौम्य रूप में माँ सरस्वती की पूजा होती है, ये ध्यान दो, है ना, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। रौद्र रूप में माँ काली की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है ना। तो माँ की पूजा 2 रूपों में होती है, सौम्य रूप में, रौद्र रूप में। तो अब ध्यान देना, हमारे पास कुछ ऐसी मृण मूर्तियां हैं, कुल्ली से मिली हैं, कुल्ली से जो नारी मृण मूर्तियां मिली हैं वो सौम्य रूप में है, ये भी ध्यान देना, सौम्य रूप में है। वो बोले मात्र देवियों का सौम्य रूप परिलक्षित होता है। वो कहां से परिलक्षित होता है? इट इज फ्रॉम कुल्ली। और झोप से मां की रौद्र रूप की संकल्पना दिखाई पड़ती है। ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। जल की पवित्रता की संकल्पना है, सामूहिक स्नान की परंपरा की संकल्पना है, अंधविश्वास भी है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ताबीज वगैरह भी मिले हैं। वृक्ष, अब ध्यान दो, जैव पूजा, जीव पूजा की संकल्पना है ना, जीवों की पूजा, वृक्षों की पूजा, पशुओं की पूजा, पक्षियों की पूजा। सर्वाधिक पवित्र पशु उनका एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाला बैल है। सर्वाधिक पवित्र पक्षी उनका फाख्ता या ग्रे पिजन है। सर्वाधिक उनका जो पवित्र पेड़ है जिसकी पूजा करते हैं, पीपल के पत्तों का अंकन हुआ है। तो ये सारी बातें, हाँ, पीपल के वृक्ष की पूजा हो रही थी। बलि की परंपरा भी दिखाई पड़ती है ना। बहुत सारे ऐसे चित्रांकन है मोहरों पर हमारे पास। तो कुल मिला के ये ध्यान देना है, विशेष तौर पे ध्यान देना है, स्नान का जो महत्व है हमारे यहाँ, वो किसी भी पर्व पे ध्यान दीजिए। अभी जैसे महाकुंभ लग रहा है, स्नान की परंपरा, तो वहां पर भी एक स्नानागार है, आप ध्यान दीजिए। वो स्नान सामूहिक स्नान की परंपरा का संकेतक है। एज वेल आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारे जितने भी महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, ये कितनी आकस्मिक बात नहीं है, सब ज्यादातर नदियों के किनारे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहाना, पवित्रता और फिर वो हमारी पूजा की संकल्पना। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी दशा में हड़प्पा सभ्यता में
प्रकृति पूजा के साक्ष्य नहीं है। प्रकृति पूजा का मतलब वायु, अग्नि, सूर्य, आकाश, इनकी पूजा की संकल्पना नहीं है। प्रकृति पूजा का जो कॉन्सेप्ट है वो वैदिक काल में है। जीव पूजा की जो संकल्पना है वो हड़प्पा सभ्यता में है। ये कुल मिला के आपके लिए विशेष सेशन है और इसको एक बार जितनी जल्दी हो सके रिवाइज कर लीजिए। मैं आगे बढ़ूं, एक बात आपको यहां पर और बता देता हूं, और वो बात ये है कि ये व्यक्तिगत मत है। केदारनाथ शास्त्री सर का ये व्यक्तिगत मत याद रखिएगा। वो कहते हैं कि जिस प्रकार वैदिक काल में पुरुष देवताओं का वर्चस्व है, जब भी आप मेरे साथ जब वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक देवमंडल पढ़ेंगे, तो उसमें पुरुष देवताओं की संकल्पना ज्यादा से ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह वैदिक काल में पुरुष देवताओं का वर्चस्व था, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी पुरुष देवताओं का वर्चस्व था। ये केदारनाथ शास्त्री सर का व्यक्तिगत मत है, ध्यान रखिएगा। ये बात, ये सब व्यक्तिगत स्टेटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे डीडी कौशाम्बी सर वाला वो वक्तव्य है कि हड़प्पा वासी हलों के प्रयोग से परिचित नहीं थे, है ना। ये सारी बातें व्यक्तिगत रेफरेंस में आपको याद रखनी है। पशुपति शिव की मुहर के बारे में मैंने जब आपको मोहनजोदड़ो पढ़ाया था तो बहुत सारी बातें आपको बता दी थी कि अर्नेस्ट मैके को मिलती है। मार्शल इसको प्राक शिव के रूप में, आद्य शिव के रूप में डिफाइन करते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी जॉन मार्शल का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें पशु युग्मों में नंदी बैल का चित्रांकन नहीं है। और फिर मैंने बताया था सेल तोरे उसको अग्नि देवता के रूप में डिफाइन करते हैं और टीएन रामचंद्रन सर ने उनको सोमदेव के रूप में फिलहाल डिफाइन किया है। और फाइनली अब एक बात और आ रही है और वो है व्यापार। व्यापारिक पक्ष उनका क्या था? तो व्यापारिक पक्ष उनका सबसे बड़ी बात है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी है और राष्ट्रीय व्यापार भी है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी हो रही थी और राष्ट्रीय व्यापार मतलब अपने देश के अंदर के क्षेत्रों में भी सभी स्थल एक दूसरे से अंतर संबंधित थे, अवश्य थे। राष्ट्रीय एक बात है, जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी दिखाई पड़ता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संदर्भों, व्यापारिक उद्योगों के बारे में एक बात यह भी दिखाई पड़ती है कि हड़प्पा वासियों ने उन क्षेत्रों का भी दोहन किया, उन क्षेत्रों के संसाधनों का, खानों का भी दोहन किया जो उनके विस्तार के क्षेत्र में नहीं आते हैं। जैसे अभी तक कर्नाटक से हमारे पास वो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा वासियों ने कर्नाटक के कोलार की खानों का सोने के लिए, स्वर्ण की प्राप्ति के लिए दोहन किया। अब आप ये कह सकते हैं, सर ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने जो सोने का हार वगैरह हड़प्पा में मिला है वो कर्नाटक कोलार की खानों से मिला है? या फिर जैसे तांबे का जो एविडेंस है हमारे पास, जैसे राजस्थान में तो फिलहाल तांबे की खाने हैं, खेतड़ी की खाने हैं, लेकिन फिर भी लोथल से जो प्राप्त तांबा है वो कहते हैं भारतीय खानों के दोहन से नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है। एक बड़ी बात है, ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसका मेटेलिक कॉम्पोजिशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। मेटेलिक कॉम्पोजिशन होता है, वो हर जगह की खानों का अलग अलग होता है। इस बात को महिलाएं बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। अगर जो स्वर्ण आभूषण के लिए आप देखिए, दक्षिण भारत का सोना जो आता है वो कैसा है, बाहर से जो सोना आता है वो कैसा होता है, सबका मेटेलिक कॉम्पोजिशन थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। जैसे कहा जाता है कि लोथल से जो तांबे की चीजें मिली हैं उसमें आर्सेनिक नहीं पाया गया है, और भारतीय क्षेत्र में जो तांबा पाया जाता है उसमें कंपलसरी रूप से आर्सेनिक होता है। ध्यान दीजिए, बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जो हड़प्पा में सोने के आभूषण पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में, उनका मेटेलिक कॉम्पोजिशन ठीक ठीक कोलार की खानों में मैच करता है, सोने से मैच करता है। तो इसका मतलब वो राष्ट्रीय व्यापार भी हो रहा था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ इनके व्यापारिक संपर्कों की हमारे पास खूब जानकारी है।
जैसे मेसोपोटामियाई नगरों से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मिली हैं, और ध्यान से सुनिएगा, और मेसोपोटामियाई सभ्यता की मोहरें हड़प्पा के नगरों से मिलती हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों से मिलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें, 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, और मेसोपोटामियाई सभ्यता की 3 बेलनाकार सिलेंड्रिकल सील्स कहां से मिलती हैं? लोथल से मिलती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये नगर आपस में एक दूसरे से व्यापारिक संपर्कों के दौरान ये मोहरें यहां पर एक दूसरे के यहां पहुंची होंगी। लोथल एक व्यापारिक बंदरगाह नगर है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। एक विशेष बात मैंने और बताई थी कि लोथल से फारस की मुहर भी मिली है, और इस तरह के प्रश्न आए हैं कि हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध किन सभ्यताओं से था। ध्यान दीजिएगा, चीन की सभ्यता से बिल्कुल भी नहीं है, यूनान की सभ्यता से बिल्कुल भी नहीं है ना, रोम की सभ्यता से बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बातें बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये बातें जैसे उनका ट्रेडिंग जो है, तो अब बात ये आ रही है, एक शब्द बात आ रहा है, ये मोहरें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोहरें किसी भी दशा में ये मोहरें सिक्के नहीं है, सिक्के नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये मोहरें सिक्के नहीं है। व्यापारिक लेन देन केवल विनिमय के रूप में हो रहा था, ऐसा मान सकते हैं। तो मोहरें हैं क्या? ये मोहरें एक ब्रांड नेम के रूप में यूज हुई हैं, ब्रांड नेम के रूप में यूज हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने माल की गुणवत्ता, अपने उत्पाद की गुणवत्ता और पहचान बनाने के लिए, छाप लगाने के लिए यूज हुई है। एक तरह का वो ट्रेडमार्क भी कह सकते हैं आप, व्यापारिक चिन्ह भी कह सकते हैं, ट्रेडमार्क भी कह सकते हैं, है ना। ये सारी बातें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ना चाहिए। इसके बारे में और मतलब डिटेल यहाँ पे अभी करने का समय नहीं है कि वो कैसे इसको यूज कर रहे थे, किस तरह से। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज भी हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की पहचान बताने के लिए, एक ही तरह का प्रोडक्ट हो और उसकी पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ निशान बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए वनस्पति घी है, डालडा के लिए खजूर का निशान है। ध्यान दीजिएगा, रथ के लिए उस पर रथ बना होता है। अगर केवल रथ लिखा हो और रथ बना ना हो तो कहेंगे कि वो नकली है। ये एक प्रोडक्ट पहचान देता है हमें, एक ब्रांड नेम, एक लोगो दिखाई पड़ता है, लोगो इसका। अब देखिए और क्लियर हो गया, ये मोहरें जो निशान छाप लगाने के लिए यूज हुई हैं, वो दिखाई पड़ता है, वो मानकीकृत लोगो के रूप में यूज हुई है। मतलब एक ही मोहर को, एक ही फिगर को कोई दूसरा व्यापारिक व्यक्ति यूज नहीं कर सकता था। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि भारतीयों का जो प्रथम व्यापारिक उपनिवेश कहां पर बनाया गया, प्रथम व्यापारिक उपनिवेश कहां पर था, तो वो है मुंडीगाक और सोतुरगई। याद रखिएगा, मुंडीगाक और सोतुरगई वो अफगानिस्तान में स्थित स्थल है। मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, अफगानिस्तान में इस सभ्यता के 3 स्थल हैं, मुंडीगाक, सोतुरगई और देह मोरासी गुंडई। तो भारतीयों का पहला व्यापारिक उपनिवेश है मुंडीगाक और सोतुरगई। और अगर एक बात और मैं आपसे कहूं कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच 2 मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, दिलमुन का नाम हमेशा आता है, माकन का नाम हमेशा आता है। ध्यान दीजिएगा, दिलमुन की पहचान आधुनिक बहरीन से की गई है और माकन की पहचान आधुनिक ओमान से की गई है। ध्यान दीजिएगा, दिलमुन को साफ सुथरे नगरों वाला देश, सूर्योदय का देश और हाथियों का देश भी कहा गया है। और एक बात और, ये दिलमुन, माकन यानी ओमान तट, ये बहरीन, और एक टर्म और यूज हुआ है, वो टर्म यूज हुआ है मेलुहा। ध्यान दीजिएगा, मेलुहा की पहचान विद्वान आधुनिक सिंध प्रदेश से करते हैं। ये बात क्लियर रखिएगा। 2 महत्वपूर्ण व्यापारिक उपनिवेश मुंडीगाक और सोतुरगई, 2 मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में दिलमुन और माकन। दिलमुन की पहचान आधुनिक बहरीन से, माकन की पहचान आधुनिक ओमान से, और एक टर्म जो यूज हुआ है वो है मेलुहा। मेलुहा यानी आधुनिक सिंध प्रदेश। एक बात और मैं यहां पर बता दूं, इन व्यापारिक जो हमारा एक दूसरे के साथ संबंध है, आयात निर्यात का जो संबंध है, एक बड़ी बात है, उसमें किसी भी दशा में मसाले नहीं है। ध्यान रखिएगा, मसालों का साक्ष्य नहीं है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और फिर एक बात ये भी है कि जो जो वहां से सूची मिली है हमें मेसोपोटामियाई जो अभिलेख मिले हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो लिपि है कीलाकार लिपि, उसको हमने पढ़ लिया है, तो उसमें ध्यान रखिएगा यहां से निर्यात होने वाले जो वस्तुओं में उसमें सूती वस्त्र का उल्लेख नहीं हुआ है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मसाले कहीं है नहीं, और वहां के जो अभिलेखीय साक्ष्य है उसमें हमारे पास सूती वस्त्रों का साक्ष्य भी ओवरऑल उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिला के मैंने आज आपके लिए लगभग टॉपिक को समअप कर दिया है, और अब आज इस टॉपिक को मैं समाप्त करने की घोषणा कर रहा हूं। हम लोग अगले लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे। मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।